अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग इकोसिस्टम का पूरा अध्ययन कर लिए हैं। अब इकोसिस्टम का अध्ययन करते करते मैं आप लोगों को नीट में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको भी बताने का प्रयास करता हूं। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहां पर नहीं मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को इकोसिस्टम का 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम को अध्ययन करने के बाद आप इसको भी अध्ययन कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जो नेट में आए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, केवल 10-12 है। ठीक है, हालांकि आप लोग डीपली अध्ययन करोगे वहां पर तो कुछ को आप वहीं पर भी जान सकते हैं। जैसे कि प्रथम क्वेश्चन है उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किस प्राणी या किस पौधे को हम लोग मान सकते हैं। जनरली तौर पर हम लोग अध्ययन ये करते हैं कि पौधे उत्पादक है, प्राइमरी कंज्यूमर ये है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये है, टॉप कंज्यूमर ये है, डिकम्पोजर ये है। लेकिन कौन से पौधे या कौन से जीव है जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं? तो उत्तर में है निपेंथिस। ये कीटभक्षी पौधे हैं। निपेंथिस है, ड्रासेरा है, बटरवर्टा है, यूट्रिकुलेरिया है। ये 4-5 पौधे होते हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए छोटे छोटे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, मतलब दलदली भूमि में पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये छोटे छोटे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं मतलब निपेंथिस या ड्रासेरा या यूट्रिकुलेरिया जो भी कहना चाहिए, ये सब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन एक बार आया था, मानव निर्मित इकोसिस्टम की क्या विशेषता है? तो मानव निर्मित इकोसिस्टम की विशेषता ये होती है कि इसमें डाइवर्सिटी कम पाई जाती है, जैविक विविधता कम पाई जाती है। क्लियर। जैसे कि मानव निर्मित इकोसिस्टम जैसे धान का खेत है, गेहूं का खेत है, गन्ना का खेत है, उसमें देखेंगे तो सभी धान एक जैसे ही दिखाई देते हैं, मतलब उसमें विविधता कम पाई जाती है। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था केचुआ। केचुआ प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है? तो प्रोड्यूसर तो है नहीं है, ये एक एनिमल है, तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? कंज्यूमर में चला जाएगा। लेकिन उत्तर में क्या था? इसको डिकम्पोजर माना गया है, अपघटन कर्ता माना गया है केचुआ को, अर्थवर्म को। क्लियर। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं या जो जंतु जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई 11 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है जी, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ी महासागर, उनकी अधिकतम गहराई 11 किलोमीटर तक है। तो जो गहराई में जंतु पाए जाते हैं उसको क्या नाम से जाना जाता है? बेंथोज। आगे है, ग्लोबल आधार पर सर्वाधिक उत्पादकता दिखाई देती है, मतलब कौन से इकोसिस्टम में सर्वाधिक मात्रा में प्रोड्यूसर या उत्पादक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? महासागर के इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा उत्पादक महासागर में पाई जाती है, क्योंकि हमको पता है टोटल कहने चाहिए जो पृथ्वी है उनके 71% भाग में पानी है, 29 में थल है। तो ऑटोमेटिक कहने चाहिए जल की मात्रा ज्यादा है, और सबसे अधिक जल कहाँ पाई जाती है? महासागर में। तो महासागर में जो प्रोड्यूसर होती है उन्हीं की मात्रा क्या होती है? इनकी अपेक्षा ज्यादा होती है। आगे क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव किस रूप में कार्य करते हैं? तो डिकम्पोजर तो हमको पता है, मतलब बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन वहां पर ऑप्शन में ऑप्शन नहीं था, वहां पर ऑप्शन में था इसको प्राकृतिक स्कैवेंजर कहा जाता है, नेचुरली स्कैवेंजर कह सकते हैं डिकम्पोजर को। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था, साइबर बियाटिक किससे संबंधित है? साइबर बियाटिक किससे संबंधित है? तो साइबर बियाटिक किससे संबंधित है? ऊर्जा के प्रवाह से।
ये सब जो बता रहा हूं मैं इकोसिस्टम से आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष इकोसिस्टम में पिरामिड कैसे बनता है। तो आप लोग को बताया था मैं पढ़ाते पढ़ाते, वृक्ष के इकोसिस्टम सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेंगे सीधा बन जाएगा, एक पौधे का लेंगे तो उल्टा बन जाएगा। तो वृक्ष के इकोसिस्टम सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, मतलब इंटरमीडिएट हो सकता है। इकोसिस्टम कहना चाहिए किस प्रकार का तंत्र है। तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं शुरू में ही बताया था इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है। पृथ्वी एक इकोसिस्टम बताया था और पृथ्वी एक क्या है, खुला इकोसिस्टम है। आगे है विशाल इकोसिस्टम एवं सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम किसको कह सकते हैं। तो विशाल शब्द आ रहा है मतलब महासागर। महासागर के इकोसिस्टम क्या है, विशाल इकोसिस्टम है। दो इकोसिस्टम के मध्य में जो भाग होती है, भूमि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं। इसको कहा जाता है इकोटोन। मतलब दो इकोसिस्टम के मध्य पाए जाने वाली भूमि को इकोटोन, मतलब ये संक्रमण क्षेत्र है, दोनों को मिलाने का कार्य करता है। यहाँ पर जो भी बायोडायवर्सिटी पाए जाएंगे उनकी घनत्व ज्यादा होती है और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु को एज एनिमल कहा जाता है। EDGE एज एनिमल। इसको भी एक बार नीट में पूछा गया था। मतलब इकोटोन क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो एज एनिमल। मतलब ये संक्रमण अवस्था है, या इधर इकोसिस्टम इधर इकोसिस्टम, दोनों के बीच में इकोटोन। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो बायोडायवर्सिटी, इनकी घनत्व दोनों इकोसिस्टम से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। आगे है एक इकोसिस्टम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के निर्मित होने की दर क्या कहलाती है। मान लो कोई भी इकोसिस्टम है, वहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उनकी जो निर्माण करने की दर है वो क्या कहलाती है। तो उत्तर में दिया गया था ग्रास प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं, ग्रास प्राथमिक उत्पादकता। आगे क्वेश्चन है इकोसिस्टम में एज प्रभाव कहाँ पाया जाता है। इकोसिस्टम में एज प्रभाव कहाँ पाया जाता है, तो जस्ट अभी आप लोग को बताया था मैं, इकोटोन में पाया जाता है। और इकोटोन में पाए जाने वाले जंतु को एज एनिमल और एज इफेक्ट। क्लियर। उसके बाद इकोसिस्टम के अंतर्गत जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र है। क्योंकि इकोसिस्टम में हम लोग विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम का अध्ययन किए थे और उसके बाद कहना चाहिए बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। इसके अंतर्गत कहने चाहिए इसको दो प्रकारों में बांट देते हैं। पहला होता है गैसेस और सेकंड होता है सेडिमेंट्री। गैसेस के अंतर्गत हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये सब आते हैं। सेडिमेंट्री के अंतर्गत जो सोडियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सल्फर होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये सब आते हैं। इन सबको मैं चित्रों की सहायता से बताया था। या फिर इकोसिस्टम पढ़ाते पढ़ाते ये बताया था, सबसे पहले इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, एबायोटिक, सेकंड क्या होता है, बायोटिक। एबायोटिक के अंतर्गत इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक। ऑर्गेनिक के अंतर्गत कहने के विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व बताया था मैं। इन रासायनिक तत्वों की संख्या कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमेशा ये एक चक्र चलाते रहते हैं। उस चक्र की सहायता से कभी उत्पादक में जाएंगे, कभी फर्स्ट कंज्यूमर, कभी सेकंड कंज्यूमर, कभी टॉप कंज्यूमर, कभी डीकंपोज। मतलब हमेशा एक चक्र चलाते रहते हैं। कभी जल में जाएंगे, कभी थल में जाएंगे, कभी वायु में जाएंगे। मतलब ये हमेशा चक्र चलाते रहते हैं, जिनके कारण इनकी संख्या कभी भी ज्यादा या कभी भी कम नहीं होती है। तो इनसे संबंधित 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मृदा के नाइट्रिफिकेशन में सीमाकारी कारक होता है। मतलब जो भूमि का कहना चाहिए नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रीकरण होता है, उसमें कौन सीमा कारक का कार्य करते हैं। तो उत्तर में है पीएच। जो पीएच होते हैं वहां पर ये एक फैक्टर का कार्य करते हैं। क्लियर।
आगे है गैसेस साइकिल के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं। तो आप लोग को मैं पहले से बता चुका हूं, गैसेस साइकिल के अंतर्गत हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। सेडिमेंट्री साइकिल, इसको भी मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। आगे है, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, इसको भी पहले से बता चुका हूं। ये 2 प्रकार के होते हैं, गैसेस और सेडिमेंट्री। आगे है इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आगे है जीवाश्म ईंधन का जलना किस चक्र को प्रभावित कर सकता है। जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म मतलब कोल एक प्रकार से क्या है, जीवाश्म है। तो जीवाश्म ईंधन का जलना किस चक्र को प्रभावित कर सकता है, तो ऑटोमेटिक है कार्बन चक्र को, क्योंकि कोल मतलब कोयला में क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। कार्बन के आधार पर कोल 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कहना चाहिए 80 से 90% कार्बन होते हैं। तो जीवाश्म के ईंधन के रूप में जलने से कार्बन चक्र क्या होगा, प्रभावित होगा। एक और क्वेश्चन आया था जो जनरली तौर पर नहीं बन पाएगा, पिछले 150 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीकरण हो रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, 9 अरब से 10 अरब पहुंच जा रही है। वनों का कटाव तेजी से, इंडस्ट्रीकरण तेजी से। तो पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहां पर उत्तर में दिया था 270 से 340 ppm, 270 से 340 ppm इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। हमको पता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितना होता है, 0.03%। तो 150 साल पहले इनकी मात्रा कुछ कम थी। जैसे जैसे इनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर। आगे है नाइट्रोजन चक्र एक जटिल तत्व है, क्योंकि एक अस्थायी चक्र माना गया है इसको, नाइट्रोजन चक्र को। क्लियर। इकोसिस्टम से और कुछ प्रश्न आए थे। मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन क्षेत्र में। सुंदरवन कहने चाहिए एक नेशनल पार्क है या नेशनल सेंचुरीज है, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पाए जाते हैं। ये समुद्र के किनारे होती है, यहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। और इस मैनग्रोव वन की विशेषता होती है, इसमें राइजोफोरा नामक कहने चाहिए पौधे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्टेम से कहने चाहिए शोषण करते हैं या फिर रूट से शोषण करते हैं। उसमें छोटे छोटे रूट कहने चाहिए ऊपर आ जाती है और उसमें लेंटिकल से पाए जाते हैं, मतलब रूट द्वारा शोषण करते हैं। इनको कहना चाहिए हैलोफाइट्स कहा जाता है। जो समुद्र के किनारे जो पौधे पाए जाते हैं उसको हैलोफाइट्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी बंजर क्षेत्र में, कोई भी नग्न चट्टान में आसानी से किसी पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आप लोग को मैं प्लांट सक्सेशन पढ़ाया था। प्लांट सक्सेशन 2 प्रकार बताया था, एक था हाइड्रोशियर और एक था जीरोशियर। हाइड्रोशियर कहना चाहिए जल से प्रारंभ होती है और लास्ट में फॉरेस्ट बनेंगे। जीरोशियर कहना चाहिए नग्न चट्टान से शुरू होती है, मतलब बंजर भूमि से प्रारंभ होती है और लास्ट में जंगल बनेंगे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बंजर क्षेत्र में शीघ्र उपनिवेश करने वाले पौधे का नाम। तो बंजर क्षेत्र में शीघ्र उपनिवेश करने वाले पौधे का नाम क्या हो सकता है, लाइकेन, क्योंकि लाइकेन से ही शुरू होती है। क्रस्टोस लाइकेन और फोलियस लाइकेन। आगे चलकर मॉस, फिर हर्ब, फिर सर्ब, फिर क्लाइमेक्स स्टेज मतलब फॉरेस्ट स्टेज आती है। उसके बाद है हैलोफाइट्स, जो लवण प्रतिरोधी होते हैं या समुद्र के किनारे जो पौधे पाए जाते हैं उसको हैलोफाइट्स पौधे कहा जाता है। ऑक्जेलोफाइट्स पौधे, इसको भी एक बार पूछा गया था नीट में, जो अम्लीय भूमि में उगते हैं। ठीक है, जो भूमि मान लो अम्लीय होते हैं वहां पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, ऑक्जेलोफाइट्स पौधे कहे जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स पौधे कहाँ पाए जाते हैं, निमेटोफोर्स मतलब तना में कुछ फूला हुआ उभार पाया जाता है, उसको निमेटो कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था नीट पे, निमेटोफोर पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जनरली तौर पर
नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे पौधे को निमेटोफोर प्लांट्स कहा जाता है। क्लियर। धूप सेकने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हीलियोफाइट्स कहा जाता है। धूप सेकने वाले मतलब ऐसे पौधे जो धूप को पसंद करते हैं, ऐसे पौधे को हीलियोफाइट्स कहा जाता है। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जनरली तौर पर कहना चाहिए जैसे रेत ही रेत है, वहां पर कोई पौधे की उत्पत्ति होती है, उस पौधे को कौन सा पौधे नाम दिया गया है? तो उत्तर में दिया गया सेमोफाइट्स पौधे, सेमोफाइट्स पौधे। क्लियर। उसके बाद है मीजोफाइट्स पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे आसपास में जितने भी जो पौधे पाए जाते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे नहीं है, नदी के किनारे नहीं है, चट्टान में नहीं है, बालू में नहीं है, धूप में नहीं है, हमारे आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं, इन पौधों को क्या कहा जाता है? मीजोफाइट्स पौधे कहे जाते हैं। क्लियर। लास्ट में कहना चाहिए कौन से इकोसिस्टम में उत्पादक कम पाए जाते हैं? तो भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हम लोग अध्ययन किए थे, तो आप मनन करिए कि कौन से इकोसिस्टम में उत्पादक सबसे कम रहते हैं। आप लोग को बताया था, सबसे ज्यादा बता दिया था। तो महासागर का जो इकोसिस्टम है, महासागर का जो इकोसिस्टम है उसमें उत्पादक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, लेकिन जो नदी का इकोसिस्टम होते हैं उसमें उत्पादक बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हम सब नदी देखे हैं, नदी में तेज बहाव होता है, तो उसके आसपास में किनारे में कुछ कहना चाहिए उत्पादक पाए जाएंगे। नदी के जो किनारे में होते हैं उसको नहीं बोलेंगे, जो नदी के अंदर होती है मतलब वाटर में होती है उसको हम लोग बोलेंगे नदी का प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक। तो अन्य इकोसिस्टम की अपेक्षा नदी के इकोसिस्टम में कहना चाहिए उत्पादक की मात्रा या संख्या क्या होती है? कम होती है। तो आप लोग कहने चाहिए इकोसिस्टम को अध्ययन करेंगे। मेरे YouTube चैनल में इकोसिस्टम में कहना चाहिए लगभग 11 वीडियो है, तो 11 वीडियो को देखने के बाद आप इस ऑब्जेक्टिव आधारित क्वेश्चन को देख लेंगे। ये जो मैं आप लोगों को 10-20 क्वेश्चन बताया हूं, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन को मैं वहीं पर आपको बता दिया हूं पढ़ाते पढ़ाते, तो वहां पर जो छूट गया है या फिर वहां पर ऐसे क्वेश्चन जो इसको फॉलो नहीं करते हैं उसको मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूं। ठीक है जी। अधिकांश चैप्टरों में कहना चाहिए नीट का जो क्वेश्चन रहते हैं पहले थ्योरी को अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद जो नीट में आए हुए क्वेश्चन को। ठीक है। तो अगली बार जब मैं आप लोग को अध्ययन कराऊंगा जब बायोडाइवर्सिटी का, तो बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन कराने के बाद, वो बड़ा चैप्टर नहीं है, उसमें 5 ही वीडियो बनेंगे। 5 वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन आए रहते हैं जो नेट में आए रहते हैं उसको मैं एक अलग से 5-7 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और वहीं पर क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। इससे क्या होगा, जो नीट के स्टूडेंट्स है या फिर भविष्य में कहना चाहिए जो भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे, भविष्य में बीएससी एमएससी करेंगे, लेक्चरर के एग्जाम दिलाएंगे, व्यापम के एग्जाम दिलाएंगे, पीएससी के एग्जाम दिलाएंगे, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव आधारित ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर भी ये काम में आएंगे। आपका जो मेहनत है कभी भी बेकार नहीं जाएगा। अभी मेहनत करेंगे तो किसी स्टूडेंट को तुरंत लाभ मिलता है, मतलब नीट में चयन हो जाते हैं, उसमें नहीं हुआ तो बीबीएससी में हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट को यहाँ पर लाभ नहीं होगा डायरेक्ट, लेकिन भविष्य में आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे या पीएससी दिलाएंगे या व्यापम दिलाएंगे या फिर कहीं पर भी आप कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तो आपको कहना चाहिए लाभ अवश्य मिलेगा। आपका जो मेहनत है, आपका जो कर्म है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। लाभ आज नहीं मिलेगा तो कल आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है। कल अध्ययन करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी का। क्लियर। तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है जी। ओके।